नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग भारत इतिहास सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मौर्योत्तर काल और उसके बाद के इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत को। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशी आक्रांता, भारत आगमन, उनका मूल निवास, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे, इसको हम लोग देखेंगे। विदेशी आक्रांता में हिंद यवन सबसे पहले 190 ईस्वी में आए थे। ये बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान इनका मूल निवास था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था वो मिनांडर मिलिंद शाकल था। इनकी राजधानी वर्तमान सियालकोट में थी। शक सीथियन 90 ईस्वी पूर्व में आए थे। इनका मूल निवास सीरिया ईरान था। प्रसिद्ध शासक हुए नहपान, और इनमें विशेष तथ्य ये रहा कि महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों और सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद आए थे पार्थियाई, जिन्हें हम पहलवी कहते हैं। ये पहली सदी में आए थे, ईस्वी पूर्व के अंत में। इनका मूल निवास पार्थिया ईरान था। इनके प्रसिद्ध शासक जो हुए वो गोंडो फर्नीज हुए। बेग्राम अफ़गानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। और उसके बाद आए थे कुषाण, जिसे यूची भी कहते हैं। 15 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। ये चीनी तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। कनिष्क इनके प्रसिद्ध शासक हुए। उज्जैनी और पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। उज्जैनी जो वर्तमान में उज्जैन कहलाता है और पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर कहलाता है। आक्रमणकारियों के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव, उसके बाद फिर कुषाण आए थे। कुषाण शासक जो थे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जिसमें विम कडफिसेस का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद है गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें अगर हम, तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये गुप्त वंश का कहलाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था, 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था, तो ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। कहा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उनके प्रांगण में जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की स्मृति में बनाया गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब हम कुछ प्रमुख गुप्त शासक और उनकी उपाधियां देखेंगे, जिसमें श्रीगुप्त है, जिन्हें आदिराज या महाराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य या विक्रमांक भी कहा जाता है। उसके बाद स्कंदगुप्त, जिसे शक्रादित्य या शक्रोपम कहा जाता है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। वहीं हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो महाराजा धीराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या विक्रमांक, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज कहा जाता है। उसके बाद है मूल गुप्तकालीन अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग। सबसे पहले है महासेनापति, ये सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। रणभांडागारिक, ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। उसके बाद है महासंधि विग्राहक, ये युद्ध और शांति का प्रधान होता था। महाभांडागाराधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। उसके बाद है महाअक्षपटलिक, ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था।
उसके बाद है सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार, ये राजप्रसाद का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रधान होता था। महाबलीधिकृत, सेना का सेनापति होता था, जिसे सर्वोच्च अधिकारी भी कहा जाता है। महादंडनायक, ये न्यायाधीश होता है। उसके बाद है दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जबकि वहीं बात करें विनय स्थिति स्थापक का, तो ये शिक्षा अधिकारी होते थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध थे, तो यह सुश्रुत प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, छपनक थे फलित ज्योतिष। वहीं हम बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान थे और इनके द्वारा विद्वानों को आश्रय भी दिया जाता था। इनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह, जिसे हम नवरत्न कहते हैं, रहते थे। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, बराहमिहिर और वररुचि जैसे विद्वान भी थे। शक और गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है, तो 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा गया है, तो रूपक कहा गया है। वहीं दिनार किसे कहा जाता था, तो स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी के मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है, तो तंतु वायु श्रेणी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो ये था सामंतवाद का प्रारंभ था। गुप्तकालीन में भूमि वर्गीकरण को देखेंगे एक नज़र में। क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि कहलाती थी। वास्तु, ये निवास करने योग्य भूमि कहलाती थी। खिल, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उन्हें खिल कहा जाता था। अप्रहत, जंगली भूमि को कहा जाता था, जबकि चारागाह जो थी वो पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को कहा जाता था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिठूर, कानपुर में मिलता है। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन का प्रसिद्धि का क्या कारण था, तो व्यापारिक मंडी। पैठन की प्रसिद्धि व्यापारिक मंडी के कारण थी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे, ताम्रलिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है, यही साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात होता था, तो ये रेशमी कपड़े का आयात भारत में होता था। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था, तो समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था, आर्यभट्ट था। उसके बाद है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाखा दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया, शकों पर विजय के कारण इन्हें शकारी कहा गया।
किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो ये प्रयाग अभिलेख में बताया गया। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था। अग्रहार से आप क्या समझते हैं? तो अग्रहार जो था वो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। बाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में किया गया था? भगवान विष्णु की सम्मान में। गुप्त राजवंश के समकालीन राजवंश और इनकी स्थापना और इनके संस्थापक की बात हम करेंगे। वाकाटक राजवंश जिसकी स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति संस्थापक थे और 330 ईस्वी में सर्वसेन संस्थापक थे। नाग राजवंश 305 ईस्वी में भवनाग के द्वारा स्थापित किया गया था। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी में इंद्रदत्त के द्वारा स्थापित किया था। हून राजवंश 500 ईस्वी में तोरमान के द्वारा स्थापित किया गया था। सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी में देववर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं हम बात करें विष्णुकुंडिन राजवंश की तो इसकी स्थापना विक्रमेंद्र प्रथम ने 475 ईस्वी में और माथुर राजवंश की स्थापना 325 ईस्वी में अच्युत के द्वारा और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन के द्वारा किया गया था। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अब है गुप्तोत्तर काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये किया था नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज में थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। सिंचाई कर विदक भागम। हर्ष के समय में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे। सिंहनाद सेनापति अधिकारी, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो ये प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? वानभट्ट। हर्ष का शासन काल कब से कब तक था? 606 ईस्वी से 641 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो ये कन्नौज स्थापित की थी। कवि वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। उसके बाद है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। वैनसांग किस राज्य के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती सातवाहन के काल से आरंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये रेशम के लिए किया गया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज था। वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भीन माल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? वैनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। किस
काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रचार हुआ उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। यशोवर्मन कन्नौज नरेश के शासक थे। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश के संस्थापक थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। मतलब बनवाया था मौर्य ने और जीर्णोद्धार जो था वो रुद्रदामन प्रथम शक के शासक ने किया था। अब हम लोग चलेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में खजुराहो का मानतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर गुजरात में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 250 ईस्वी के बीच में करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता का महाराष्ट्र का अजंता का गुफा। एलोरा गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में है का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भुवनेश्वर और पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? पल्लवों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांसारिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अब हम लोग देखेंगे मंदिर और उसकी स्थिति। एरन का प्रमुख विष्णु मंदिर एरन में है, सागर जिला मध्य प्रदेश में। भूमड़ा का शिव मंदिर भूमड़ा में है, सतना जिला, यह भी मध्य प्रदेश में है। शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये शिरपुर में है, रायपुर जिला में, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये
नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये भीतरगांव में है, कानपुर जिला उत्तर प्रदेश है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया में है, सतना जिला मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ललितपुर जिला में है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के शासक। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। संगमकालीन प्रमुख साहित्य है। संगम साहित्य और उसके रचनाकार। तिरुक्कुरल या कुरल जिसे कहा जाता था, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। अहनानूर, रुद्र शर्मन इसके रचनाकार थे। तोलक्कापियर इसके रचनाकार थे। जीवकंचितामणि, तिरुक्तदेवर ये इसके रचनाकार थे। जीवकंचितामणि, तिरुत्तकदेवर। शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल इसके रचनाकार थे। शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल। मणिमेखलय इसके रचनाकार थे शीतलैसत्रनार। और उसके बाद था मरुगरुप्पादय नक्कीरर इसके रचनाकार थे। मरुगरुप्पादय नक्कीरर इसके रचनाकार थे। प्रमुख राजवंश, राजधानी और उसके संस्थापक की बात करेंगे अगर दक्षिण के संगम युग में, तो चोल वंश जिसकी राजधानी तंजौर थी, इसके संस्थापक विजयालय थे। पल्लव वंश इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, इसके संस्थापक श्री विष्णु थे। राष्ट्रकूट इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी, दंतेवुर इसके संस्थापक थे। होयसल वंश इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। काकतीय वंश अमुकोंड इसके इसकी राजधानी थी। बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। गंग वंश इसकी राजधानी कुबलाल व तलकाट थी। प्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। पाल वंश मुंगेर इसकी राजधानी थी, गोपाल इसके संस्थापक थे। सेन वंश लखनौती इसकी राजधानी थी, सामंत सेन इसके संस्थापक थे। पांड्य वंश मदुरै इसकी राजधानी थी, नैडियोन इसके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिभार कन्नौज इसकी राजधानी थी, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य ये कल्याणी वाला चालुक्य है, इसकी राजधानी मान्यखेड़ या कल्याण थी और इसके राजा थे तैलप द्वितीय, संस्थापक थे तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य जो वातापी इसकी राजधानी थी, जैसी प्रथम इसके संस्थापक थे। बेंगी के चालुक्य ये बेंगी इसकी राजधानी थी, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गहरवाल वंश राजधानी इसकी वाराणसी थी, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सोलंकी वंश अनिलवार इसके राजधानी थी, मूलराज जिसके संस्थापक थे। परमार वंश धारा नगरी इसकी राजधानी थी, उपेंद्र इसके संस्थापक थे। कलचूड़ी वंश त्रिपुरी इसकी राजधानी थी, कोक्कल इसके संस्थापक थे। चौहान वंश अजमेर या अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी, वासुदेव इसके
संस्थापक थे। वहीं बात करें चंदेल वंश, खजुराहो या महोवो, इसके संस्थापक नन्नुक थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में? उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के नेतृत्व में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक इस शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम राजवंश का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल के नाम से किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये वनवासी थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कम्बन। श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में प्रथम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक ने किया है, अरिकामेडू के नाम से। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था जो गेदुन जेनरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलाई। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलक्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी नदी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पन्ना, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन हुए थे? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर। संगम युग में चाल शासकों को धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक है। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वर्यम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। वर्यम वसूलने का अधिकारी कहलाता था। कराई भू राजस्व या लगान 1/6 भाग उपज का ये लोग उपज कर लेते थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भी कराई था, खेती था। इराई सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर जिसे हम युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराऊ ये जबरन लिया जाने वाला उपहार था। उल्लू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग स्थापित कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत। कडमई या पडुवडु राजा को दिए जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली भूमाप इकाई था। कलम अनाज के मापतौल की इकाई। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। सामने रखते थे।
प्रयुक्त होते थे। उसके बाद संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद देवता से। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रह्मण्यम भी। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? कड़िकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोम साम्राज्य को क्या कहा गया है? किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपालय के रचयिता का रुद्रक नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी? कड़िकाल ने। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने नंगैकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। अब है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। प्राचीन भारत में ये अंतिम टॉपिक है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जुनराज और सूर्य श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदायी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन के। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगनक। विश्वकोश की कोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? नागसेन। मिलिंद पन्हो जो है वो राजा मिलिंद जिसे मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हन की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं हैं रचनाकार उनकी रचना। कालिदास। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। रचनाकार हैं विशाखादत्त और रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राराक्षस। दांडी, 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन इनकी रचना है। सिद्धसेन, न्यायावतार इनकी रचना है। भास, स्वपन वासवदत्ता और चारुदत्तम इनकी प्रमुख रचना है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत, बुद्धघोष विशुद्धिमग्ग और असंग योगाचार, भास, उरुभंग, भारवी, किरारता अर्जुनियम,
अमरसिंह, अमरकोश, वत्स भट्टी, रावणवध, चंद्रगोमिन, चंद्र व्याकरण, वराह मिहिर, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट, आर्यभट्टयम और शूद्रक मृच्छकटिकम नामक रचनाएं इन्होंने लिखी थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो ये थे भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आशा करते होंगे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने जो भी टॉपिक नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और सारे वीडियो को देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।